नमस्कार दोस्तों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स चैप्टर कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में अनेकों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले प्रकाशिकी का यह पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 उसके बाद समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्चुअल टॉक मैंने की है। आज हम लोग पार्ट 2 करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एस्फेरिकल, आज हम लोग का पार्ट 2 के अंतर्गत शुरुआत करते हैं गोलीय दर्पण यानी एस्फेरिकल मिरर के से। देखिए फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। और मेरा पढ़ाने का ट्रिक्स टेक्निक कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण। सबसे पहली बात तो गोलीय दर्पण के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि गोलीय दर्पण वास्तव में किसी बृहद गोले का एक भाग होता है। यानी अगर मान लिया जाए कि एक मैं बोलूं कि ये मेरा गोला है, तो ये गोला का ही एक भाग होता है। क्या होता है? एक भाग होता है। ठीक है, ये भाग ऐसे इस टाइप से हो या एक भाग इस टाइप से हो, जिनका एक पृष्ठ दर्पण का की तरह कार्य करता है। देखिए अभी देखिए कि गोलीय दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ के अंदर वक्रित होता है, जो एक अंदर की ओर, क्या बोले, अंदर की ओर, उसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर या अवतल दर्पण बोलते हैं। और अगर वक्रित बाहर की ओर हो पृष्ठ, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। आप यहाँ देख सकते हैं परावर्तकता किस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए, ये जो अवतल दर्पण का एग्जांपल है, यानी परावर्तक सतह सतह कौन सा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट, यहाँ अगर ये आएगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये देखिए परावर्तक सतह ये है, यहाँ आएगा तो ऐसे होगा। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, उभरा हुआ है और ये धसा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको क्या क्या यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे इमेज फॉर्म होता है। यहाँ देखिए, एक अनंत से यानी इन्फिनिटिव से आने वाली अगर कोई किरण, कोई रेखा अगर यहाँ से अवतल दर्पण से कनकेव मिरर से टकराती है तो कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो आपने ये भी देख लिया। अब देखिए फिर से, एक इन्फिनिटिव से अनंत से आने वाली रेखा, किरण उत्तल दर्पण से के परावर्तक सतह से टकराती है, तो ये भी क्या करती है? ये फोकस पर इमेज बनाते हुए क्या करती है? लौटती है। अब हम आगे आपको एक एक चीज बता देते हैं कि इसको क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में कि वस्तु स्थिति क्या होता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या बनना चाहिए, कैसे बनना है, वो उस चीज के बारे में एक एक करके स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए यहां पर कुल मिलाकर के 5-6 प्रकार का जो है इमेज फॉर्म किया गया है, यानी प्रतिबिंब को बनाया गया है, जो आपको इस एक एक स्थिति करके दिखाई दे। जैसे देखिए, अगर कोई वस्तु की स्थिति अनंत पर है यानी इनफिनाइट स्थिति में है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? फोकस पे होगा, आपने अभी देखा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। और बिंदु आकार का होगा, आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये वास्तविक होगी और उल्टा होगा। आपने देख लिया कि अनंत पे रहने वाला जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा ये फोकस पे बनेगा, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, आगे हम आपको दिखाते हैं। आप कहेंगे सर बी नहीं बताए। बी हम आपको वो इंपोर्टेंट करवा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हॉल के अंदर हिट होने वाला है। ठीक है, आगामी अगर 69th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 69th में आपको डायरेक्ट वहां से मिलने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन, C4 सेंटर यानी केंद्र पर, यानी यदि वस्तु केंद्र पर रखा है तो आपका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है? केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ, लेकिन कैसे बनेगा? तो ये उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, समान आकार का बनेगा। यानी अगर 1 मीटर का, अगर 1 फीट का यानी वस्तु की ऊंचाई है, तो 1 फीट का ही जो है उल्टा प्रतिबिंब आपको सेंटर पे बनेगा। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए ई पर क्या कहता है? एफ यानी फोकस पर यदि वस्तु आपका है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जिस प्रकार की वस्तु था उससे क्या बनेगा? आवर्धित बनेगा, मैग्नीफाइंग बनेगा, अत्यधिक मैग्नीफाइंग बड़ा बनेगा। ठीक है, आगे आगे चलते एक एक करके ए सी ई को हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से बनता है। अब देखिए यहाँ पर ए के बारे में आपने देखा कि अनंत से आने वाला, ये आपके लिए क्या हो गया? इंपोर्टेंट हो गया। आप इसको इंपोर्टेंट डाउन कर, फ्रेंड्स जहां भी मैं इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मैं लिख रहा हूं, उसको नोट डाउन करके रखिएगा कि वो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फोकस पे बन गया इसकी इमेज। नेक्स्ट देखिए,
ये नेक्स्ट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट में कि मैंने जो बात कही थी वो सेम चीज आपको कवर होने वाला है। सेंटर पे बनने वाला इमेज ठीक सेंटर के नीचे बना, यानी ए बी अगर वस्तु की ऊंचाई है तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, जस्ट नीचे बन गया है। ठीक है, अगर देखिए डी ए डी हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं ई नंबर, जो बोले थे फोकस पे बनेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिए वस्तु की ऊंचाई रखी हुई है फोकस पे, ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, और इसका प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। अनंत पे कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। आपने ये देख लिया महत्वपूर्ण। अब हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसका एप्लीकेशन यानी यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कनकेव यूज ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहला जानना है कि टॉर्च हो गया, जो आप दिन प्रतिदिन टॉर्च यूज करते हैं। सर्च लाइट हो गया, वाहनों के जो हेडलाइट होता है, यानी कोई भी गाड़ी है उसका जो हेडलाइट पर जो एक मिरर टाइप का लगा रहता है आगे में, वो उसका जो हेडलाइट है ये क्या है, प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज से प्राप्त करते हैं, उसका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो सेविंग मिरर में यूज करते हैं आप लोग जब जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, सेविंग मिरर डिफरेंट, अगर सेविंग मिरर में करते हैं उसमें भी याद आता है। जो एग्जाम में पूछा गया, ये भी कई बार क्वेश्चन है, जो डेंटिस्ट यानी डॉक्टर जो होता है, डेंटिस्ट डॉक्टर जो दांतों को बड़ा देखने के लिए जिस मिरर का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट, सौर भट्टी सोलर फर्नेस में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी क्या है, केंद्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका अवतल दर्पण का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब उत्तल दर्पण के बारे में एक एक करके जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। अब यहाँ देखिए ए, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। फ्रेंड सबसे बड़ा कॉमन क्या चीज है मैं बता देता हूं, कॉमन, ये कॉमन आप लोग याद कीजिएगा, सामान्य, सर्वसामान्य। जो चीजें अवतल दर्पण में है वही चीजें खास तौर पे कुछ कुछ चीजें उत्तल दर्पण में भी मिलेगा। जैसे अगर वहां पर भी देखिएगा, अनंत पे बनने वाला जो अनंत से आने वाली किरण पुंज वस्तु, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, और फोकस का उल्टा अनंत पे बनता है। यहां भी देखिए क्या लिखा है, अनंत का फोकस है। ठीक है, आपने देख लिया अनंत का कहाँ है, फोकस है, और यहाँ पर वहां से उल्टा था, यहाँ पर क्या बन गया, सीधा बन गया, और आभासी बन गया, वहां वास्तविक था, यहाँ आभासी बन रहा है। बस इस कॉमन डिफरेंस को यदि आप समझ लें तो मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं आपका कि प्रश्न गलती नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं, किस प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहां पर देखिए, अनंत से आने वाली किरण पुंज का फोकस पे बन गया। ठीक है, आगे देखिए, आप इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर है। फ्रेंड्स आप जब यूजेज एप्लीकेशन कर रहे हैं तो जरूर इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, वाहनों के जो मैंने इससे पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया था, समतल दर्पण जब पढ़ा रहे थे उस समय जो फर्स्ट पार्ट है, यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिए, समतल दर्पण में किस प्रकार से मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसा साइड व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है, और रेयर व्यू मिरर में जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो दो चीज लिखे हुई है, रेयर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से बायोग्राफ मैंने समझाने की कोशिश की है, आप उसे जरूर देखिए। वाहनों के पश्च जो होता है साइड व्यू मिरर, जो गाड़ी के, मान लिया जाए ये आपका गाड़ी हो गया, ये ड्राइवर साहब है, इस यहाँ पर जो एक मिरर लगा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग साइड व्यू मिरर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं जो सीधे प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ड्राइवर को। नेक्स्ट है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वाहन के अंदर, गाड़ी के अंदर चालक के पास वाहन के ठीक पीछे देखने के लिए जो सामान्य समतल दर्पण का प्रयोग होता है, जिसे रेयर व्यू मिरर कहते हैं। ठीक है, जहां से पीछे आप एम्बुलेंस वाले में यूज हम लोगों ने किया था। ठीक है, आपने ये भी देख लिया, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए रेयर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सामान्य समतल दर्पण, और साइड व्यू मिरर में यूज कौन सा करते हैं, तो उत्तल दर्पण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसीलिए बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करना हो, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करना हो तो आप उत्तल दर्पण का यूज कीजिए।
ठीक है, इसीलिए सड़कों के अंधे मोड़ यानी ब्लाइंड टर्न्स पर भी प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड टर्न्स का मतलब आप ऐसे समझे फ्रेंड्स, यदि मान लिया जाए गाड़ी इधर से आ रही है, सीधा रास्ता है, ठीक है, और टर्न डायरेक्ट इधर हो गया, टर्न डायरेक्ट इधर हो गया, ठीक है, या टर्न मान लिया जाए गाड़ी इधर से आ रही है, टर्न इधर हो गया, तो यहाँ पर जो मिरर यूज किया जाता है, जिसको ब्लाइंड टर्न्स, वहां पर भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रीट लैंप यानी स्ट्रीट लैंप जो आप देखते होंगे, स्ट्रीट लैंप जो होता है खास तौर पे जो पंचायत अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी जो है पंचायती मंत्रालय के तहत जो है सो स्ट्रीट लैंप लगाने के लिए बात की गई है। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में फैला देता है यानी डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, आपने ये देखा। अगर फ्रेंड्स एक कॉमन आपको मैं बताऊं यहाँ पर जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको क्या कहेंगे? अब उत्तल दर्पण को कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर, यानी डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे इसी प्रकार से एक एक चीज करके आप समझिए। अगर आप नोट्स बना लीजिए, मैं सबसे बेहतरीन मानता हूं नोट्स को, आपका सेल्फ नोट्स बना रहेगा। एग्जाम से 10 दिन पहले आप इसको रिवीजन कर लीजिए, आपका ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका एग्जाम में सही से सही सटीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर इक्वेशन। मिरर फॉर्मूला में 3 चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। 3 चीज में क्या जानना जरूरी है? एक तो पहले सबसे पहले वस्तु की दूरी जानना जरूरी है जिसको यू से डिनोट करते हैं, एक प्रतिबिंब की दूरी जिसको भी से बोलते हैं, और फोकस और एफ से करते हैं। ये 3 चीज आपके पास है तो याद रखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये याद हो गया तो आप कोई भी एक चीज आपको नहीं दिया रहेगा, आप इसको निकाल लीजिए बहुत आसानी से। आगे चलते हैं। यहाँ जो एक चीज जानने के लिए जरूरी आपके लिए है, जो कई बार हो सकता है पूछ सकता है, आपके लिए पूछा भी जाता है, एसएससी में पूछा जाता है खासतौर पे, कि साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी स्फेरिकल मिरर का। ये जो स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर के दाहिनी साइड यानी राइट साइड में जब आपको निकालना हो, दाहिनी ओर जब फोकस चिन्ह निकालना हो तो प्लस में यूज करते हैं, और बाईं साइड हम लोग यूज करते हैं माइनस में। जस्ट आप एक और देखिए, ये तो मैंने आपको बताया फोकस के बारे में। दूसरी बात, यदि वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस यानी ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के एक्स और एक्स डैक्स जो मुख्य अक्ष है, इसके अगर ऊपर बने तो पॉजिटिव होता है और नीचे बने तो क्या होता है? निगेटिव होता है। आपने समझ लिया उम्मीद है। आगे हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मेरे साथ आप एक सारे वीडियो को देखिएगा साइंस का खास तौर पे, तो आपको लगेगा कि ऐसा पढ़ाई तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, और यूट्यूब के इतिहास में मैं बता रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं मिलेगा। आप देखिएगा धड़ल्ले से क्या करता है, क्वेश्चन बता देता है। क्वेश्चन बताने से क्या होगा जब तक कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। और आप नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपने देखा कि बिंब जो होता है, वस्तु का बिंब जो होता है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर इधर यानी निगेटिव साइड में, ठीक है, रखा जाता है। इसका अर्थ दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि अब क्या नेक्स्ट आपके लिए क्या जरूरत है। अब यहां देखिए, कहता है कि लेंस के लिए, लेंस, ये लेंस के बारे में बात कर रहा है कि जो परिपाटी होती है दर्पण की परिपाटी के समान ही होती है। आपने क्या देखा? लेंस की परिपाटी हो, साइन कन्वेंशन हो, या दर्पण की परिपाटी हो, दोनों क्या होता है? समान होता है। तो आपको एक जगह से दो जगह की जानकारी मिल गई। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपने ये वीवीआई है, इसको वीवीआई के रूप में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए जो आपके लिए जरूरी है, आगे लिखा हुआ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का हिंदी क्या होता है? आवर्धन। अब आवर्धन देखिए क्या होता है। आप ये राम कहानी को ज्यादा विशेष गहनता के साथ नहीं पढ़ना है, यहां देखना है आम एम को। ये एम मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच डैश से इसको डिनोट किया है, यानी हाइट ऑफ इमेज, और यहां लिखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। अगर मान लिया जाए दोनों लिख दिया, यानी m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ये क्या होता है? ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण का। ठीक उसी प्रकार अगर वस्तु के अगर इमेज दिया हो तो v बाई यू होता है, माइनस लगा करके क्या होता है? v बाई यू यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, माइनस लगा दीजिएगा तो आपसे निकल जाएगा। यहां देखिए आवर्धन का मान में ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। और ये वास्तविक होगा तो कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल कनकेव होगा।
और आवर्धन का मान धनात्मक दिख रहा है, चिन्ह है, तो ये आभासी होगा। आभासी मतलब कन्वेक्स होगा। क्या होगा? कन्वेक्स होगा, यानी उत्तल होगा। अब हम आगे चलते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे देखिए, एक एक करके हम आपको जानकारी डिटेल्स दे रहे हैं। रिफ्रैक्शन, जो मेन इसमें क्या जानना है रिफ्रैक्शन के अंतर्गत, आपने इससे पहले रिफ्रैक्शन देखा था, अब रिफ्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहली बात देखना है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर किरण पुंज प्रवेश करता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की परिघटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मीडियम चेंज होने के बाद कैसा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। अब देखना है आपको, बहुत आसानी समझ जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि ये आपतित किरण है और ये विरल माध्यम है, यानी इसको रेयर मीडियम बोलते हैं और सघन मतलब डेंसर मीडियम बोलते हैं। अगर मान लिया जाए आपतित किरण परा अभिलंब पर और एक मीडियम से विरल से सघन की ओर आया, तो आप ये जो कोण देख रहे हैं आई से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा आर। ठीक है, आपतन कोण यानी अभिलंब की ओर झुकता हुआ इधर की ओर क्या होगा? डायरेक्शन की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। आपने ये देख लिया, ये एक आपके लिए फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए, हम आपको और बता देते हैं। आगे देखिए, अगर मान लिया जाए जस्ट मीडियम उल्टा कर दीजिए, सघन से विरल की ओर लाना है, तो आप देखिए यहां से क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर भाग रहा है। ठीक है, आपने देख लिया अभिलंब से दूर भाग रहा है। बस यही चीज को समझना आपके लिए जरूरी था कि यहां देखिए कि क्या लिखा है? कांच के स्लैब के एक ओर परावर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात जब दूसरी ओर बाहर निकलती है तो आपतित किरण के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाता है? आपतित किरण के समानांतर होता है। और ऐसा किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन की वजह से होता है। क्या होता है? अपवर्तन की वजह से समानांतर हो जाता है। अब दिखाते हैं हम आपको कैसे समानांतर होता है, वो आप देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब यहां मान लिया जाए ये वायु है, मीडियम हो गया विरल मीडियम। ये मान लिया जाए एक कांच है यानी ग्लास है, सघन माध्यम हो गया, फिर से आया इधर। जब यहां से आपतित किरण वायु से एक अभिलंब पर टच किया और टच करने के बाद जब आप जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट में कि क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में क्या होता है? इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। फिर जब सघन से विरल की ओर आएगा तो इस डायरेक्शन में अब चला जाएगा, यानी अभिलंब से दूर भागेगा। और देखिए कि आपने क्या देखा कि बहुत कॉमन चीज आपने गौर करने की कोशिश की होगी कि ये जो कांच के अंदर जो दो प्रकार का इमेज डॉट 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 फॉर्मेशन हो रहा है, डॉट डॉट लाइन में ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये समानांतर है। क्या है? समानांतर है। इसी चीज को बात की गई है। अब देखिए, अपवर्तन के कुछ नियम है, उस नियम के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए, आपतित किरण जो जानना जरा, आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम के पृथक होने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब दोनों एक ही तल में होता है, जो आपने देख लिया इससे पहले। ठीक है, एक ही जगह मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये आप ये मत देखिए स्नेल का, इस नियम को स्नेल का नियम अपवर्तन नियम कहते हैं। ठीक है, कभी पूछा जाए बाय द वे आपसे कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या कहता है, तो याद रखिएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक यानी कांस्टेंट। बस इतना ही जानकारी लेना है। नेक्स्ट देखिए, इस स्थिरांक यानी कांस्टेंट का मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, यानी अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश की चाल आप जानते हैं मीडियम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम पर निर्भर करता है कौन सा माध्यम है, और ये माध्यम किस पर निर्भर करता है? उसके मीडियम पर निर्भर करता है, प्रकाश की चाल पे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब बहुत आसानी से समझ लेंगे कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा में है क्या, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब बहुत आसानी से इसको देख लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो है कुछ अपवर्तनांक से रिलेटेड और कुछ की जानकारी डिटेल्स इसको कैसे समझते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनेशन में जो आगामी बीपीएससी एग्जाम में आने वाला है डायरेक्टली, और या फिर में जो पूछा गया एग्जाम में है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, इसको हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं। जिससे क्या होगा, मेरा ज़्यादा परेशानी लिए हम लोग बहुत आराम से करने की कोशिश करते हैं कि आपका एक एक क्लास बहुत स्थिर तरीका से, बहुत आराम से आप लोग समझ करके बनाएं, जिससे क्या होगा, नोट्स बनाएं और आपका सही करें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ऐसा अगर वीडियो आपने देखा है तो जरूर अब अगेन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।